नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल E2A यानी इंटरेस्ट टू एकेडमी में। आज हम अपनी सिनेमा सीरीज पे दूसरा वीडियो ला रहे हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को पहले नहीं देखा है वो हमारी सिनेमा सीरीज पे पहला वीडियो जो कि देविका रानी के ऊपर है, जो कि भारत की पहली महिला सुपरस्टार अभिनेत्री थी, उनके बारे में आप उसको देख सकते हैं। हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हमारा आज का वीडियो जो है वो एक ऐसे अभिनेता के बारे में है जिसने भारतीय सिनेमा के शुरू से लेके आधुनिक दौर तक वह इसका सहभागी रहा है। धर्मेंद्र, जी हाँ, धर्मपाजी या धर्म सिंह देओल, जिसे आप लोग धर्मेंद्र के नाम से जानते हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उनके बारे में हमने सोचा कि कुछ चर्चा परिचर्चा की जाए, क्योंकि 8 दिसंबर को धर्मपाजी का जन्मदिन भी था और वो अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही अभी नवंबर में उनका देहांत हुआ है। तो हम धर्मपाजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके कुछ जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में चर्चा करने के लिए मैं समीर मणि त्रिपाठी और मेरे साथ राघव, ये दोनों यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले अगर धर्मपाजी की बात की जाए तो उनको बॉलीवुड का ही मैन भी कहा जाता था। यह एक जमाने में मोस्ट हैंडसम मैन इन इंडिया का भी उनको टाइटल दिया गया था। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो राघव जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि धर्मपाजी की बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई थी, उनका अर्ली कैरियर कैसा था, क्योंकि वो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जन्म लिए थे। तो वहां से लेके पंजाब से लेके मुंबई तक का उनका सफर कैसा रहा और उनको अर्ली ब्रेक थ्रू कैसे मिला, इसके बारे में अगर आप बता पाए तो। ठीक है। धर्मपाजी का जो जन्मदिन है, धर्मेंद्र जी का जन्म जो है वो 1935 में हुआ था पंजाब में, और वो 1954 में उनकी शादी हो जाती है बहुत जल्दी, मात्र 19 साल की उम्र। हाँ, मात्र 19 साल की उम्र में। वहीं वो कॉलेज में फर्स्ट सेकेंड ईयर तक पढ़ते हैं और उसी समय एक ड्रिलिंग कंपनी में उनको नौकरी मिल जाती है। उसके अलावा फिल्मों का शौक उन्हें बचपन से था। जैसे वो बताते हैं कि उन्होंने बचपन में दिलीप कुमार की फिल्म देखी थी और सोचा था कि उन्हें भी फिल्म लाइन में जाना है। तो ये कहीं ना कहीं ख्वाहिश था, जैसे आमतौर पे युवाओं में होता है, लेकिन उनका वो ख्वाहिश सिर्फ ऐसा नहीं था, पैशन बन गया था उनका, जो कि अल्टीमेटली 1958 में जो फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट होता है जी, तो फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट वो जीतते हैं, मतलब सेकंड नंबर पे। विजेता सुरेश हाँ, पुरी होते हैं। सुरेश पुरी का तो पता नहीं, उनका आगे कुछ ऐसा खास हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं उस फिल्म फेयर हंट के जो विजेता ना होके भी धर्मेंद्र को वो पॉपुलैरिटी मिलती है, जो बाद में देखते हैं कि अरिजीत सिंह जिस सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेते हैं उसके विजेता का हमें नहीं पता, लेकिन अरिजीत सिंह जो है आज सुपरस्टार है। बहुत लोग, जब राजेश खन्ना ने फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट जीता था तब विनोद मेहरा सेकंड नंबर पे थे, जो खुद भी बड़े। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो इसी तरह धर्मेंद्र जी का वो सफर वहां से शुरू होता है, फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के साथ। और उसके बाद से उनको बिमल रॉय साइन करते हैं बांधनी के लिए, लेकिन वो फिल्म हालांकि 1963 में आती है। उनकी करियर की जो शुरुआत होती है अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म के साथ होती है, दिल भी तेरा हम भी तेरे। अच्छा। उसके अलावा फिर उसके बाद फिल्में आती है शोला और शबनम। वो उनकी थोड़ी बहुत, मतलब फिल्म उतनी चली नहीं थी, मतलब उनको लेकिन नोटिस किया गया। धीरे धीरे ऐसे करके फिर 1966 में फूल और पत्थर फिल्म जो आती है, जो उनको एक एक्शन हीरो, एक रोमांटिक हीरो, एक मिक्सचर जो होता है, मसाला फिल्में कैसी होनी चाहिए बॉलीवुड में, उस तरह के हीरो के रूप में उनको एस्टैब्लिश करता है। उसी फिल्म में उनके साथ मीना कुमारी होती है, जिनके साथ वो लगभग 6-7 फिल्मों में काम करते हैं। तो शुरुआत उनकी ऐसी ही हुई थी। लेकिन 60s में फूल और पत्थर के हिट होने के बाद फिर वो आंखें फिल्म जो रामानंद सागर की थी, 1960 स्पाई मूवी थी, वो फिल्म काफी हिट होती है। उसके अलावा फिर 1969 में जो जिस फिल्म को लेके आज भी चर्चा होती है कि इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद धर्मेंद्र को कभी अवार्ड नहीं मिला, वो फिल्म थी क्या नाम है उस फिल्म का? नाम था 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। अच्छा। फिल्म का नाम था ये सत्यकाम, जिसमें उन्होंने सत्यप्रिय का रोल किया था। हालांकि उससे पहले उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी की अनुपमा में भी उनको नोटिस किया गया था, बट सत्यकाम में उनके काम की काफी तारीफ होती है। अपने पॉपुलर छवि से जो उनकी 80s और 90s में बनी, उसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने काम किया था। नहीं तो इस तरह से उनका शुरुआत होती है। शुरुआती दौर की बात ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक स्कूल हेडमास्टर के बेटे होने के बाद धर्मेंद्र जो है एक अभिनेता बनने की इंस्पिरेशन लाते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। शायद वो पहली बार मुंबई जाते हैं, सफल नहीं होते। कई सारे हमने शोज में उनके इंटरव्यू देखे तो बताते हैं कैसे वो प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, बाकी सारी चीजें हैं। उसके बाद आते हैं, फिर यहाँ तक आता है कि दिलीप कुमार उनको समझाते हैं कि थोड़े दिन और रुक जाओ, फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत बदलते देर नहीं लगती। तो ये सारी चीजें तो ठीक है। और उनके स्टार्टिंग करियर के बारे में आपने बात की कि कैसे उनका डेब्यू होता है, क्या होता है। लेकिन अब थोड़ा हम एक्चुअल उनकी जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इस पे आते हैं कि धर्मेंद्र
एक अभिनेता से, एक नहीं होता जो सुपरस्टार का तमगा होता है या जो स्टार का तमगा होता है, वो उनके सुपरस्टार बनने का दौर कब तक रहा था, वो अभिनेता से सुपरस्टार की कैटेगरी में कब आए थे, और जब वो सुपरस्टार थे तो उन्होंने अपनी कौन कौन सी उनकी जो फिल्में थी जिन्होंने उनको सुपरस्टार का दर्जा दिलाया। मैं एक बात कहूँ, जहाँ तक उनके दौर का और उनके स्टारडम की बात है जी, एवरग्रीन था वो तो दौर। देव साहब को छोड़ दिया जाए, देवानंद जी को, जो लगभग खुद ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं दूसरी फिल्मों में एक्टिंग नहीं करूंगा। सिर्फ उनके बाद सिर्फ देवानंद ही ऐसे एक्टर थे जो अपनी 50s 60s तक स्टार में बने रहे, लेकिन उनका भी स्टारडम का करियर जो है, वो हालांकि बहुत बड़े लीजेंड थे, लेकिन उनका भी स्टारडम का करियर इतना बड़ा नहीं, लंबा नहीं चला जितना धर्मेंद्र का चला था। धर्मेंद्र ने ऐसा दौर जिया जिस दौर में बड़े बड़े एक्टर्स आए, बड़े बड़े स्टार आए, एकदम चोटी के स्टार थे, लेकिन इनके स्टारडम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे आए और चले गए। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, राजेश खन्ना साहब। हाँ, राजेश खन्ना साहब से भी पहले दिलीप साहब का जो करियर होता है 70s आते आते खत्म होता है। 60s में भी दिलीप साहब बहुत टॉप पे थे, दिलीप कुमार। 60s में राज कपूर संगम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाते थे। 65 में गाइड आई थी। देवानंद लगातार हिट, देवानंद तो खैर जब तक रहे 85 तक हिट फिल्में वो देते रहे। तो ऐसे एक्टर रहे, सब आए और चले गए। राजेश खन्ना का उदय हुआ तो उसके लिए कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार जो जुबली स्टार जिनको कहा जाता है, राजेश खन्ना के उदय की वजह से राजेंद्र कुमार का स्टारडम कम हो गया। फिर बोला जाता है कि अमिताभ बच्चन की स्टारडम की वजह से इनका स्टारडम कम हो गया, राजेश खन्ना। लेकिन धर्मेंद्र जो है, अमिताभ और राजेश खन्ना के होने के बावजूद 73 जिस साल बोला जाता है कि राजेश खन्ना 69 से 73 तक राजेश खन्ना ने इतनी हिट फिल्में दी कि वो रिकॉर्ड है अब तक, उनको सुपरस्टार का एक तमगा दे दिया गया। लेकिन 73 में भी धर्मेंद्र 7 से ज्यादा हिट फिल्में दी। उन्होंने अपना ओहदा जो है बरकरार रखा लगातार। 73, 75, 87 में भी उन्होंने 7 हिट फिल्में दी। और उनका और ये भी है कि वो राजेश खन्ना के दौर में भी राजेश खन्ना के साथ भी काम करते हैं, और अमिताभ बच्चन। और अगर हम उनकी बात करें, जैसे उनको एक्शन हीरो का तमगा दे दिया जाता है, आपने पहले ही बोला था। तो क्या वो केवल एक्शन हीरो थे? उस पर भी हम आएंगे। और थोड़ी सी चर्चा, अगर क्योंकि हम बता दें कि 12 दिसंबर को जो है वो 16 रिलीज होने वाली है, और कट के तो उसमें जो है ओरिजिनल कट के साथ। और धर्मेंद्र की अगर चर्चा, और बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना वाले डायलॉग की चर्चा ना हो, या कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा इसकी चर्चा ना हो, तो क्या वो केवल एक्शन हीरो थे, या कहीं ना कहीं उनको एक्शन हीरो के साथ साथ उनमें जो एक सॉफ्टनेस थी, उन सारी चीजों की वजह से जो अमिताभ बच्चन के साथ उनका कंपैरिजन कई बार किया जाता है कि अमिताभ बच्चन बहुत बड़े आगे बढ़ गए, धर्मेंद्र वहीं रह गए, तो क्या वो केवल एक्शन हीरो थे, या उसके साथ साथ उनकी और भी अगर कुछ आप फिल्मों के बारे में बता सकते जिसमें उन्होंने एक्शन हीरो से इतर जो है वो अपने आप को एक अभिनेता के रूप में एस्टैब्लिश किया? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीके से मीडिया बात करने लगता है इस चीज को लेकर के। जो सिर्फ धर्मेंद्र को एक्शन हीरो मानते हैं, मुझे लगता है उनको बंदनी देखनी चाहिए जो बिमल रॉय ने बनाई थी, उनको अनुपमा देखनी चाहिए जो ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी, जिसका एक गाना बहुत पॉपुलर है कि या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको यूं ही चुप रहने दो। या फिर उनको सत्यकाम देखना चाहिए, या फिर उनको चुपके देखना चाहिए, या फिर जो बासु चटर्जी की फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है वो देखना चाहिए, दुलाल गुहा की फिल्मों को देखना चाहिए। तो धर्मेंद्र का कोई एक ऐसा रेंज नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक जॉनर में काम किया। धर्मेंद्र ही एकमात्र ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने हर जॉनर में काम किया, हर जॉनर में सफलता प्राप्त की। अब देवानंद जी को देखेंगे, देवानंद बहुत बड़े स्टार थे, उन्होंने रोमांटिक फिल्में की ज्यादातर अपने उम्र के आखिरी पड़ाव तक। रोमांटिक, थोड़ा ज्वेल थ्री जो उन्होंने की तो थोड़ी सी थ्रिलर टाइप की थी, तो रोमांस और थ्रिलर इस टाइप की थोड़ा मिक्सचर। या फिर अमिताभ बच्चन ज्यादातर एंग्री यंग मैन, जो 70s का जो एक बेसिकली आपातकाल के बाद जो दौर शिफ्ट होता है, आजादी के बाद जो आइडियलिज्म को लेकर लोग, जो प्री इंडिपेंडेंस जो आइडियलिज्म जिसको लेकर के सत्यकाम बनाई गई थी। अच्छा, सत्यकाम का उनका किरदार बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो सत्यकाम का कैरेक्टर है वो प्री इंडिपेंडेंस आइडियलिज्म में जीता है कि आजादी की, देश चूंकि आजाद हो रहा है तो आजादी के बाद सब राम राज्य होगा, सब अच्छा होगा। उस आइडियलिज्म को छोड़ नहीं पाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है। तो जो एंग्री यंग मैन की भूमिका अमिताभ ने दिखाई, वो दिखाई कि आजाद भारत में जो बेरोजगारी की समस्या थी, जो करप्शन थे, उसके खिलाफ वो व्यक्ति खड़ा होता है। तो अमिताभ बच्चन जनरली रोमांस से ज्यादा एक्शन इस टाइप की फिल्में उन्होंने की। राज कपूर या बेसिकली अमिताभ बच्चन को देखा जाए तो कहीं एंग्री यंग मैन की उपाधि इसलिए भी मिल जाती है बाद में कि उन्होंने समाज के जो ज्वलंत मुद्दे थे कि लोग अपने आप में, उसको लगता था कि मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे अंदर जो गुस्सा हो रहा है हम वो नहीं बात कर पा रहे हैं, तो वो अमिताभ बच्चन के थ्रू करते थे। बिल्कुल। तो बंदिनी, सत्यकाम, इन सारी चीजों की आपने बात की, जिससे ये पता चलता कि धर्मेंद्र केवल एक एक्शन हीरो नहीं थे,
और कुछ अगर आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की थी हीरोइनों की बात की थी उनके साथ कि मीना कुमारी हो या फिर माला हो, नहीं मीना कुमारी हो, वैजंती माला हो या फिर आशा पारिक हो, आशा पारिक जो 70s पूरा था उन्होंने आशा पारिक के साथ गुजारा। उसके बाद जो है वो जो 80s का दौर था पूरा हेमा मालिनी के साथ। 70s का 80s में कम कर देते हैं काम करना। बेसिकली 70s पूरा 70s लगभग उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में हेमा मालिनी के साथ की और लगभग सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर, चाहे जुगनू हो, चाहे ड्रीम गर्ल हो, चाहे नया जमाना बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, राजा रानी हो, तो इस तरह से कई फिल्में। तो अगर इस तरीके की बात की जाए कि कैसे जमाने में कि जब देखा जाता है कि स्टार कल्चर जो है, ठीक है, स्टार कल्चर था, हीरो हीरोइन के बहुत सारे किस्से आपको सुनने को मिलते हैं, चाहे राजेश खन्ना साहब हो या अमिताभ बच्चन हो या उस जमाने के बाकी जो स्टार। तो उस दौर में उनके स्टार कल्चर जो कि धर्मेंद्र के स्टार थे, उन्होंने 20-30 साल तक अपनी स्टार कल्चर की लेगेसी को ना पूरे बरकरार रखा। तो उस समय में उनके हीरोइनों के साथ कैसे संबंध थे, अगर आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? इतनी सारी हीरोइनें फिल्म करने में कंफर्टेबल क्यों? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल मैं जैसे इंडियन आइडल देख रहा था या बाकी सारी चीजें, तो जितेंद्र जी आए थे, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया, मैंने कहा मैं जोड़ देता हूँ मैं भी कुछ। तो जितेंद्र जी ने बताया कि धर्मेंद्र एक ऐसे आदमी थे कि जो स्टार तो थे लेकिन वो दूसरों के हिसाब से भी अपने आप को मोल्ड कर लेते थे। कि जैसे एक जगह था कि आशा पारिक ने कहा कि मैं धर्मेंद्र जी के साथ फिल्में शूट नहीं करूंगी क्योंकि धर्मेंद्र जी शराब बहुत पीते हैं, ठीक है। तो धर्मेंद्र जी ने ये कहा और जितेंद्र ने बताया कि उस समय वो मौजूद थे। जितेंद्र जी ने ये कहा कि धर्मेंद्र जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक मैं बिल्कुल शराब नहीं पीऊंगा, जब तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो ये उनका वर्क को लेकर डेडिकेशन दिखाता है और अपनी हीरोइन की जो है कंफर्टेबिलिटी दिखाता है। कि इवन वो बताया गया कि वो ठंडी जगह पे शूट कर रहे थे, लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा विस्की ले लीजिए, उन्होंने कहा नहीं मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक कि आशा पारिक जी नहीं बोलते, और उन्होंने उस पूरे पिक्चर पे नहीं पिया। तो ये सारी चीजें, तो अगर आप इसमें कुछ बता पाए, या कैमरामैन का जो किस्सा है शोले वाला। हाँ वो तो खैर है कि उसका वो कैमरामैन जो था अपने पास उसने पूरी बंडल रखी हुई थी की, और वो धर्म जी जो है धीरे धीरे चुपके से खाली कर दिया था। देखिए बेसिकली क्या है कि धर्मेंद्र ऐसे कि कभी भी कोई स्टार जितनी भी उनकी चाहे एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, सब उनकी आज भी तारीफ करते हैं। उनका जो ह्यूमन साइड है कि कितना कंपैशन था उनका, चाहे जिस डायरेक्टर ने उनके साथ काम किया वो सबको एक कंफर्टेबल लेवल पे लाते थे, कंफर्ट लेवल पे लाते थे। फिर उसके बाद उनके साथ मजाक भी करते थे, तो उस लेवल तक वो कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाते थे। उनकी ये कोशिश रहती थी। नहीं, आदमी एक सामान्य पृष्ठभूमि से आता है तो ज्यादातर वो बिलो द बेल्ट नहीं जाता। नहीं, सामान्य पृष्ठभूमि से बहुत लोग आकर के और काफी होता है ना कि आप अपनी भूल जाते हैं पीछे, लेकिन धर्मेंद्र ने इस चीज को इतना, उनकी सादगी का एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा कि उन्होंने उस चीज को जिंदा रखा हमेशा। जो उनका बंगलो बना या उसके बारे में कई सारे लोग आजकल इंटरव्यू पे चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी उनके गांव से, पंजाब से कोई भी व्यक्ति ऐसे भी कोई जाता था तो मैं जानता हूँ धर्म को करना। एक तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, बड़े विनोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सुना रहे थे कि एक बार ऐसा हुआ कि एक चोर जो है वो आया वहाँ पे कि मैं आया हूँ ऐसे करके, तो सब परिवार वालों ने सोचा कि धर्म जी से मिलने आए होंगे, उधर से आएंगे पंजाब से ऐसे कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है पाजी ऊपर हैं आप बैठे, उसको कुछ खाना वाना खिलाया, वो गए पाजी ऊपर, वो गए ऊपर वाले उस फ्लोर पे, वहाँ पे ट्रांजिस्टर उस जमाने में रखा हुआ था, उन्होंने उस ट्रांजिस्टर को उस चोर ने उठा लिया और वो नीचे निकल के जा रहा है, तो सब लोगों ने समझा कि पाजी ने दिया होगा गिफ्ट में, वो चोर लेके चला गया और चोरी हो गई। बाद में उसको बड़ा, लेकिन चोर को तकलीफ हुआ कि लोगों ने खाना खिलाया, दोबारा वापस आया और वो तो बोला वापस आया, बोला अच्छा पाजी से मिलना है, तो हाँ बोला हाँ। वो फिर ऊपर वाले फ्लोर पे गया, जहाँ से ट्रांजिस्टर उठाया था उसने रख दिया और वापस चला गया। तो ये भी ऐसे किस्से हैं। ये किस्से हो गए। अब थोड़ा सा हमने स्टारडम की बात कर ली, एक्ट्रेस की जहाँ तक बात है ना, देखिए सबको पता है कि उनकी 2 शादियां और ये प्रकाश कौर के साथ, लेकिन फिर भी जो ग्रेस मेंटेन किया, इस चीज को लेकर उन्होंने कभी पब्लिकली बात नहीं की। लोगों उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने धर्म बदला, ये बदला, कोई नहीं जानता। क्योंकि एक किस्सा ये भी है कि उन्होंने सिर्फ अपनी वाइफ से परमिशन लिया था, क्योंकि अपनी वाइफ को तलाक नहीं देना चाहते थे। तो वाइफ से ये पूछा था, तो उनकी वाइफ ने, कहीं इंटरव्यू में छपा था कि उनकी वाइफ ने कहा था कि धर्मेंद्र ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति ही हैं, अच्छे सुंदर व्यक्ति हैं कि कोई भी उनसे आकर्षित होगा। और सेम चीज वाइस वर्सा हेमा मालिनी के साथ भी था। तो उन्होंने इस चीज, वाइफ ने उनको परमिशन दिया कि आप जो करना है कीजिए, लेकिन जैसे आप अपने बच्चों के साथ रहे हैं, परिवार के साथ रहें, बस आपको वैसे रहना है। तो उस चीज को लेके लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन किया, ये क्या, इसको लेके कोई पुख्ता कुछ है नहीं। उन्होंने, उनके परिवार ने इस चीज को बड़ा ग्रेस मेंटेन किया, कभी इस पे कुछ पब्लिकली बात नहीं की, चाहे उनके दोनों शादियों से जो बच्चे हुए थे उन्होंने कोई पब्लिकली। तो ये उनका एक जुड़ाव था परिवार को लेकर। किसी शायर की गजल, किसी झील का कमल, कहीं तो मिलेगी
कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल, ड्रीम गर्ल। थोड़ा सा ये तो सारी चीजें हो गई कि आदमी का स्टारडम हो गया, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल फेज पे आते हैं कि कंट्रोवर्सी बॉलीवुड या पॉलिटिशियन से जुड़ी रहती है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता है कि 90s के बाद 90s के बाद जो धर्मेंद्र के करियर का एक शिफ्ट होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो उनकी सोलो हीरो फिल्में थी वो नहीं चलती हैं, ठीक है, और वो ऐसा अमिताभ बच्चन के साथ भी बीच में होता है, तो वो कई बार साइड हीरोज वाले में चले जाते हैं, जिसको हम चरित्र अभिनेता की भूमिका कहते हैं, उसमें चले जाते हैं। इसके अलावा कई बार लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड से नीचे की फिल्में करना स्टार्ट की, बी ग्रेड फिल्में कर दी। तो इस वजह से हम देखते हैं कि अगर सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र भी उन अभिनेताओं में आते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बी ग्रेड फिल्मों की वजह से हुआ था, तो वो ट्रांसफर कई बार वो हम देखते हैं कि वो भोजपुरी सिनेमा में भी काम करने चले जाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उसमें दो चीजें हैं। जैसे जो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, मैं उनकी बातों को, इंटरव्यू का, उनके लेख को पढ़ के आपको बता रहा हूँ। उसमें दो चीजें हैं जी, कि धर्मेंद्र ऐसे उदार हृदय के व्यक्ति थे कि 70s 80s में बहुत सारे ऐसे जो एक्टर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, जिनके पास कम पैसे होते थे, वो जनरली पंजाब से थे या कहीं से थे, तो वो उनके पास जाते कि पाजी छोटा सा आप रोल कर देंगे तो मेरा घर बस जाएगा, परिवार चल जाएगा। तो वो हर हफ्ते में रोज 2 से 3 दिन रात को 9 बजे के बाद 3-4 घंटे 5 घंटे देते थे, 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे देते थे छोटी फिल्मों को। उसमें 2 घंटे 4 घंटे की शूटिंग कर लेते थे। वो ऐसा उनका ये था, लेकिन उससे उनको नुकसान होता था, लेकिन उनको लगता था कि फला व्यक्ति को फायदा हो रहा है। धर्मेंद्र की ये सोच थी, खास करके लेटर सेकेंड हाफ ऑफ 70s और 80s में उन्होंने ये काम किया और 90s में भी किया। लेकिन जो आप बोलते हैं ना बी ग्रेड की फिल्म में, ये एक होता है कि अब जो एक्टर जो सत्यप्रिय का रोल कर चुका है सत्यकाम में, बांधनी बिमल रॉय जैसे इंसान के साथ कर चुका है, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, तो उस एक्टर को ये, और सिर्फ धर्मेंद्र नहीं है, हर इंडस्ट्री में आप देखिए कि सौमित्र चटर्जी इतने बड़े दिग्गज एक्टर माने जाते हैं, जिन्होंने सत्यजीत राय के सबसे फेवरेट एक्टर थे, उनको भी जब अच्छे रोल नहीं मिलते तो वो इस तरह के थोड़े से चालू टाइप के फिल्मों में सस्ती टाइप के किरदार, ये इस टाइप के रोल उनको भी करना पड़ा था। जब उनको इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आई एम एक्टर, हमको घर भी चलाना है, अपना परिवार चलाना है। तो धर्मेंद्र का ऐसा था कि उन्होंने 90s में जो भी फिल्में आती थी, ये बी ग्रेड ये ग्रेड, जो कोई व्यक्ति आया तो कर लेते थे, क्योंकि उनको उस तरह का रोल ऑफर नहीं होता था। क्योंकि 80s में पूरी तरह से अगर कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो एक्शन फिल्में उनको मिलती थी वो कहानी लेस होती थी। तो इस तरह से उन्होंने किया। तो ये एक दौर एक हर एक्टर के करियर में आता है। और नहीं, थोड़ा सा एक चीज और भी होती है, अगर थोड़ा भोजपुरी सिनेमा में उनकी एंट्री के बारे में कुछ। भोजपुरी सिनेमा तो ऐसा है कि भोजपुरी सिनेमा में हालांकि एक जमाने में शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती जैसे अमिताभ बच्चन, गंगा गंगोत्री, अजय देवगन, एक जमाने में इसको ग्रोइंग मार्केट देखा जाता था, फिर अचानक से फिर इसका डाउनफॉल आता है। भोजपुरी सिनेमा, अच्छा डाउनफॉल बेसिकली जब 2000 ईस्वी के बाद भोजपुरी सिनेमा, एक भोजपुरी सिनेमा ऐसा जिसमें हिंदी फिल्मों के बड़े एक्टर शुरू से काम लोग अल्टरनेटिव के तौर पे देखते थे कि यूपी बिहार का पूरा मार्केट है। हिंदी फिल्म के बहुत बड़े कैरेक्टर एक्टर थे। सुजीत कुमार जो आपकी आराधना मूवी में राजेश खन्ना के सपोर्टिंग रोल में है, वो बॉलीवुड फिल्म में बहुत बड़े कैरेक्टर एक्टर थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े स्टार उनको बोला जाता है। तो ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र जी कोई एक अलग एग्जाम्पल है, बड़े से बड़े एक्टर काम करते रहे हैं भोजपुरी फिल्मों में। बात सिर्फ फिल्म की नहीं है, बात है कि किस तरह के कंटेंट में वो काम करते हैं। तो 90s का एक ऐसा दौर था जिस इंडस्ट्री को मिथुन चक्रवर्ती ने एक बिजनेस, एक फिल्म होता है ना, एक आर्टिस्टिक वर्क है, क्रिएटिव वर्क है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती जी ने उसको एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में, कमर्शियल 20 लाख 30 लाख 40 लाख में फिल्म शूट हो गया, और चलो इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, हो गया, फिल्म हो गया। तो उसको उन्होंने इस तरह से बनाया था। तो उस चीज में हालांकि ये कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र जी को उतनी सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने काम भी बंद कर दिया। फिर उन्होंने वो चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाना, ऐसा हुआ कि ये है कि एक कांति शाह जो बहुत बी ग्रेड फिल्म बनाने में फेमस है, गुंडा बनाई थी जिन्होंने। हाँ गुंदा, तो गुंदा तो आज कल्ट क्लासिक हो गई अपने डायलॉग्स की वजह से। तो जो कांति शाह ने, जनरली बी ग्रेड फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो कांति शाह की एक फिल्म थी, इसमें एक सीन शूट किया गया था कि धर्मेंद्र जी पुशअप्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसको उन्होंने धर्मेंद्र जी को बताया नहीं था, गलत जगह उसको यूज किया। तो उनके पंजाब में उनके सनी देओल ने बहुत जगह इस इंटरव्यू में इस पे काफी गुस्सा, कंट्रोवर्सी हो गई थी। बाद में ऐसा कहा जाता है कि अपने उसके बेटे के सजेशंस पे या उस पे उन्होंने उस तरह की सनी देओल के कहने पे बेसिकली उन्होंने छोड़ दिया काम करना, और फिर उनकी वापसी होती है लाइफ इन ए मेट्रो से। अनुराग बासु,
अनुराग बासु की लाइफ इन मेट्रो, फिर जॉनी गद्दार जो हाँ। श्री राम राघवन यमला बनाते हैं। पगला दीवाना अपने हाँ हाँ, वो तो बाद की हाँ, है। वही कह रहे हैं। श्री राम राघवन जो बताते हैं, हाँ जो जिनकी 21 फिल्म आ रही है हाँ। उसमें भी वो हैं। तो बाद में उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली सपोर्टिंग रोल प्ले किया करते नहीं, रहे। समय के साथ बदलाव ये एक अच्छे अभिनेता की निशानी था। अनफॉर्चुनेट, जैसा मुकुल केसवन का 2008 का एक आर्टिकल है आउटलुक में, हालांकि उसमें कुछ उन्होंने कंट्रोवर्शियल दिया दूसरे एक्टर्स के लिए। जैसे वो बताते हैं कि शशि कपूर बहुत सुंदर थे लेकिन उनको एक्टिंग नहीं आती थी, सुनील दत्त कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं थे फिर भी उनको 2 नेशनल अवार्ड मिल गया। तो इस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी, वो बेसिकली धर्मेंद्र से सबकी तुलना कर रहे हैं। हाँ, वो फिल्म फेयर भी उनको मिलता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलता है। वो बेसिकली कह रहे हैं कि धर्मेंद्र बाकी एक्टर्स के मुकाबले इतने अच्छे अच्छे रेंज के रोल उन्होंने किए, कॉमेडी में भी उतने ही सक्सेसफुल, एक्शन में भी उतने ही सक्सेसफुल, रोमांस में भी उतने ही सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को कभी एक अवार्ड नहीं मिला। तो अलग अलग लोग अलग अलग बात कहीं कहीं ये जो आप अवार्ड वाली बात करते हैं, हालांकि सनी देओल को नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी सनी देओल भी उसी तरीके के वर्सेटाइल रोल वगैरह उन्होंने काफी किए। हट जाओ सामने से, नहीं तुम मिटा दिए जाओ। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ओमा जी, शायद आपने खुद को कभी हंसते हुए नहीं देखा। कभी चुपके से आईने के सामने जाकर हंसिए और देखिए ये हंसी कितनी खूबसूरत है। पुलिस कमिंग, बुढ़िया गोइंग जेल, इन जेल। बुढ़िया just keep pissing and pissing and pissing and pissing। खुदा क्या अंदाज है एहसान करने का डॉक्टर साहब। आप जैसे एक महापुरुष ने मगरमच्छ से बचाने के लिए बेचारी मछली को पानी के बाहर निकालकर उस पर एहसान किया था। जी हाँ। हाँ। अच्छा चलिए, इसको तो ठीक है, ये बातें हमने कर ली। थोड़ा सा हम सम अप करते हुए आते हैं कि अगर आप धर्मेंद्र की लेगेसी को देखना चाहते हैं, उनके इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन को देखना चाहते हैं, उनकी कल्चरल मेमोरी क्या थी, या इसके अलावा उनको, अगर अवार्ड की तो बात हमने कर ही ली थी, उसको हम स्किप कर सकते हैं, या उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत अगर कुछ बता पाए तो फिर उसके बाद हम लोग। फैमिली तो जैसा आपने शुरू में ही बताया कि उनके पिता स्कूल में हेडमास्टर थे और साधारण किसान परिवार था, तो कहीं ना कहीं एक सिंपल मध्यवर्गीय परिवार से थे वो, मध्यम वर्गीय परिवार से। और एक मतलब कि इंडस्ट्री में आने से पहले उनकी शादी हो चुकी थी, इनकी सनी देओल का जन्म भी हो चुका था 1957 में। और उसके बाद इंडस्ट्री में आए, फिर उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अलग अलग तरह की फिल्मों में काम किया और अलग अलग तरह की फिल्मों में सफलताएं हासिल की। और लेगेसी तो उनका क्या ही है, मतलब एक ऐसा मुझे लगता है कि यूनिक एक्टर है कि जिसका जो है हर रेंज में जिसने सफलता पा, जो एक्टर बंद नहीं कर सकता है वो शोले भी कर सकता है। वो बाद में लोहा जैसी फिल्म, लोहा दो हाँ, लोहा एक 1987 की लोहा है जिसकी काफी तारीफ, काफी एक्शन फिल्म थी, काफी हकीकत भी उन्होंने की थी। हकीकत चेतन आनंद के हाँ, वो चाइना वॉर पे थी, जो इंडिया में जो बनी वॉर फिल्मों में सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक। हाँ, हकीकत। तो उन्होंने एक से एक सेंसिटिव रोल किए हैं, एक से एक इमोशनल रोल किए हैं, एक से एक हाइपर रोल किए हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है, लोग चाहे जो कहें, लोग मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन लेटर 80s में और 90s में उनको मुझे लगता है जैसे सौमित्र चटर्जी या शिवाजी गणेशन, तमिल सिनेमा के इतने बड़े एक्टर, मतलब जितने हर क्षेत्र में, हर भाषा में जितने दिग्गज एक्टर थे, उनकी उम्र के आखिरी पड़ाव में ना हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ ना कैरेक्टर रोल को डेवलप करने का ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं था। नहीं है। अगर एंथोनी हॉपकिंस फादर मूवी में 80 इयर्स की उम्र में भी वो रोल करके ऑस्कर जीत सकते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हालांकि अब वो फिल्में बनने लगी है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, रोल डेवलप करना, ये करना। तो वही क्राइसिस उनको भी फेस करना पड़ा, सौमित्र चटर्जी को, वही क्राइसिस धर्मेंद्र को भी फेस करना पड़ा। वही क्राइसिस मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे रोल नहीं लिखे जाते हैं, वो किसी तरह की फिल्मों में काम कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टर हैं, अब बमन ईरानी का मैं नाम ले लूं, मुझे लगता है पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई ऐसा कुछ काम नहीं मिला है उनको, तो ऐसे उनके लिए अलग से रोल लिखा जाए, उनको नहीं मिला है। आप अनुपम खेर की बात कर लीजिए या फिर आप परेश रावल की बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये क्राइसिस है, एक क्रिएटिविटी का, एक राइटिंग का क्राइसिस। कहने कि हमें अपने जो सिनेमा की इंडस्ट्री के लोग हैं उनको अपनी सोच में भी थोड़ी बदलाव लाने की जरूरत है, एज ए ऑडियंस भी हमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो आप लोग अभी तक, आप लोगों ने हमारे धर्मेंद्र के वीडियो के बारे में देखा। बेसिकली हमारी ये कोशिश थी कि हम धर्मेंद्र की जर्नी के बारे में आपको बता सके, उनके लाइफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पे चर्चा कर सकें, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण आदमी थे जिसका 70 इयर्स का ऑलमोस्ट आपका सार्वजनिक जीवन रहा हो, पब्लिक लाइफ रहा हो, जो कि ही मैन से लेके मोस्ट हैंडसम मैन से लेके फिर वो पॉलिटिशियन की भी जर्नी उन्होंने की थी धर्मेंद्र ने। तो उनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये
वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसे ही सिनेमा सीरीज पे हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी अगर हम 21 मूवी पे रिव्यू ला सकें तो उसकी भी बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।